ने लाख वर्ष पहले श्री राम जी ने लंका जाने के लिए पुल बनाया था। राम जी पूछ रहे हैं कि ये पुल बनेगा तो जाएंगे तो सही, लौट के आएंगे कि नहीं। तो उनका आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि अपनी सेना जो जाएगी वो तो लौट के आएगी, जो रावण की सेना इस पुल पर आई तो ये डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? तो वो कह रहे हैं कि हमने इसका जो हिसाब निकाला है ना पूरा, आपकी सेना में तो सब बानर हैं। हाँ, और बानर जब चलते हैं ना तो मिनिमम प्रेशर डालते हैं जमीन पर। राजीव राधेश्याम दीक्षित भारत के महान व्यक्तित्व थे। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो गरीब और जरूरतमंद भारतीयों के समर्थक थे। बहुत सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वह भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आजादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत थे। वह भारतीयता के एक मजबूत आस्तिक और उपदेशक थे। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थे। वह एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया है। साथ ही वे फ्रांस के दूरसंचार क्षेत्र में भी वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दों और भारतीय आर्थिक नीति के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया। वे ब्रह्मचारी थे और उन्होंने कभी शादी नहीं की। 1997 में जब उनकी पहली मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल से हुई तो वो उनसे काफी प्रभावित हुए। वो 1999 से बाबा रामदेव के साथ सहयोग करते रहे थे। वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। बाद में वो महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों के सराहना करते हुए और शराब, गुटखा इत्यादि के उत्पादन के विरुद्ध में कार्य करते हुए गौरक्षा और सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते अपने जीवन को समर्पित कर दिए। अपने पिता के देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद जिले के गाँव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एमटेक की डिग्री भी आईआईटी खड़गपुर से प्राप्त की थी, लेकिन मातृभूमि की सेवा का जुनून हमेशा से ही उन्हें अपनी ओर खींचता रहा। इसीलिए वो सामाजिक सेवा के कार्य में अपनी योगदान दिए। तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है, कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल्स। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है। 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सूअर के मांस का रस मिलाया जाता है। बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। भारत में लगभग 8000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रसार कर रही हैं। उस कंपनी के उत्पादों के लिए भारत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी उत्पाद उनके देश में भेज दिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और हर भारतीय से आग्रह किए कि वो स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कोको कोला, पेप्सी, यूनिलीवर और कोलगेट जैसी कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शीतल पेय पदार्थों में जहर होने की बात कही। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी और ये साबित भी कर दिया कि इस पेय पदार्थों में जहर है। लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आमदनी पे कर लगाया, और वो भी कर कितना लगाया? 97%। माने 100 रुपए की आमदनी किसी भारतवासी को हो तो 97 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े, 3 रुपए सिर्फ उसके पास बचे। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई। सारा पैसा भारतवासियों से लूट लेना ताकि भारतवासियों के हाथ में कुछ ना बचे तो वो क्रांतिकारियों को दान न दे सकें। इसके लिए इनकम टैक्स का कानून आया इस देश में। अब मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने जो लूटने का कानून बनाया था वो कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है। इंडियन इनकम टैक्स के नाम से ही चल रहा है और आज भी भारतवासियों से धन लूटा जा रहा है। बस अंतर इतना है, पहले गोरे अंग्रेजों ने लूटा था और उस धन को ले जाके लंदन में जमा किया था। अब काले अंग्रेज उस कानून के आधार पर धन लूट रहे हैं और स्विट्जरलैंड में ले जाकर उस धन को जमा कर रहे हैं। व्यवस्था वही की वही चल रही है, कानून वही का वही चल रहा है। दीक्षित ने सुझाव दिया कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को स्विस बैंकों में जमा भारतीय काली संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए। भारत में स्विस बैंक में जमा पूंजी को लाने के लिए अपनी मुहिम में उन्होंने 495 लाख लोगों के हस्ताक्षर को भी इकट्ठा किया था।
9 जनवरी 2009 को वह भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव बन गए थे। स्वदेशी में उनका विश्वास था। नई दिल्ली में उन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच का नेतृत्व किया, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया। तो आप बोलिए, अंग्रेजों को कैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों में गिने जाते हैं? और भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई इस अंग्रेजी भाषा में। वो गलतफहमी पता है क्या हुई है? हमारी भाषा जो अंग्रेजी हो गई, राष्ट्रभाषा जैसी अंग्रेजी हो गई, हर जगह अंग्रेजी है, तो हमारी सेना में भी अंग्रेजी है। अब सेना में अंग्रेजी होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को यह हो रहा है कि भारत में जो वीर जातियां हैं, जो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ सकती हैं, वो अंग्रेजी जानती नहीं है। और जो लल्लू चप्पू किस्म के लोग हैं, जो वीरता में बिल्कुल शून्य हैं, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं। इसलिए हम युद्ध हार गए चीन का 1962 में। राजीव दीक्षित ने ये कहा था कि वर्तमान में हमारे पास 3 बुराइयां आ रही हैं। यह उन्होंने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण को एक आत्मघाती राज्य की ओर धकेलने वाली बुराई के रूप में बताया था। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत अब भी ब्रिटिश युग के दौरान लागू किए गए कानूनों का पालन कर रहा है और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। राजीव दीक्षित ने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार पर यूएसए के एजेंट होने का आरोप लगाया। मुझे पिछले साल जुलाई के महीने में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 3 घंटे बात करने का मौका मिला। मैं सेवाग्राम नाम के एक छोटे से गांव में रहता हूं, महाराष्ट्र में, वर्धा जिले में। ये गांव महात्मा गांधी का गांव है। महात्मा गांधी ने वहां एक आश्रम बनाया हुआ है, मैं उसी आश्रम में रहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पिछले साल वहां आए थे, 3 घंटे रुके। आए क्यों थे? हम जिस गांव में रहते हैं उसके आसपास के गांव में पिछले साल 56,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। 56,000, 56,000। राजीव दीक्षित ने कई पुस्तकें लिखी और कई लेक्चर भी दिए, जिनका संग्रह सीडी, एसडी कार्ड्स इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संग्रहित है, जिन्हें विभिन्न ट्रस्टों के द्वारा प्रकाशित कराया गया है। राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। उनकी याद में हरिद्वार में भारत स्वाभिमान बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसका नाम राजीव भवन रखा गया है। उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मृत्यु के कारणों पर अनिश्चितता बनी हुई है और उनकी मौत का कारण अज्ञात है। यदि आप राजीव दीक्षित की मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट द्वारा बताएं। इसके लिए हम एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम राजीव दीक्षित की मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। और भविष्य में ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल राजा टेक LTE को तुरंत सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल के आइकन को प्रेस करें।